सो हाय एवरीवन। आज हम ईवीएस का चैप्टर वी आर प्रोसीडिंग विद ईवीएस का चैप्टर क्लास 12th की ईवीएस का चैप्टर एनवायरमेंटल इशू। काफ़ी दिन से ये चैप्टर स्टार्टेड है हमारा, ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर बिकॉज बहुत लंबा चैप्टर था और हर एक पार्ट इसका जो मैंने बनाया है 1-1 घंटे का तो है ही है। सो 3 घंटे का पूरा चैप्टर आपको मिलेगा अ काइंड ऑफ। तो चैप्टर काफ़ी लंबा था, मैं डिटेल में जा रही थी एक एक चीज़ के। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके से 12th में नहीं 11th के भी ईवीएस में क्वेश्चन आते हैं। सो बट स्मॉग बहुत अच्छा टॉपिक है। आई मीन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज ये इतना कनेक्टिव नहीं था 11th में, तो रट्टा नहीं मारेंगे, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई रियली वांट टू डिस्कस सम थिंग्स। आज हमने क्या पढ़ना है, हमने चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं। सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6 ऑफ ईवीएस। मैं थोड़ी चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, ये जर्नी हमारी कहाँ तक हो गई ख़त्म। अभी हमारे टोटल ईवीएस में चैप्टर हैं 7, ठीक है। जिस मैं क्लास 12th की ईवीएस की बात करूँ, टोटल हमारे पास चैप्टर हैं 7 और हमने 6 चैप्टर ख़त्म कर दिए। और 6 चैप्टर हमारे पास है ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशू, जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसका ये तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस करी हुई हैं चीज़ें लाइक, जिसमें हम ये ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, काइटो प्रोटोकॉल, मॉनिट्रॉल प्रोटोकॉल सब डिस्कस कर चुके हैं। एसिड रेन, ये सब हम उस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आज तो हम पढ़ेंगे स्मॉग से। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ चीज़ें बताऊँ, मतलब रिकैप देना चाहूँगी कि कहाँ तक पहुँचे, कहाँ किया। तो जिसको ये पार्ट नहीं सुनना स्किप कर देना, ठीक है, कोई वो नहीं है, मैं थोड़ा बता रही हूँ, कनेक्ट करवा रही हूँ। तो हमें वीडियोस को रिकॉर्ड करते हुए 7 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, आई वुड से 6 मंथ्स, ठीक है। और इस 6 मंथ के अंदर मैंने क्लास 12th की ईवीएस का हर एक टॉपिक ख़त्म करवा दिया हुआ है। 7 चैप्टर में से 6 चैप्टर मैंने ख़त्म करवा दिए। 6th आज आपका इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 4th का एक लास्ट का पार्ट छोड़ा हुआ है। वो उसी के बाद मैंने वीडियोस बनाना रिज्यूम किया था, तो वो 3 महीने के गैप के बाद मैंने वीडियोस बनाई, तो वो पार्ट मैंने न्यू चैप्टर से पकड़ा था, वो पार्ट छूट गया। तो आज की वीडियो के बाद हमारे ईवीएस के 6 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, वो है वो लास्ट चैप्टर आपके ईवीएस का, वो बचा रहेगा जिसको फिर कंप्लीट करना है। फिर हमारी क्लास 12th की ईवीएस ख़त्म हो जाएगी। तो अभी तक हमने क्या क्या कर दिया है, क्या क्या बच जाएगा आज की वीडियो के बाद। आपके 6 चैप्टर ख़त्म हुई ईवीएस के, सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, फिर आपकी पूरी ईवीएस ख़त्म। और 4th चैप्टर का मतलब सिर्फ चैप्टर नंबर 7 बचेगा और चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा पार्ट, यही 2 चीज़ें बची रहेंगी। उसके बाद आपकी पूरी, उसके अलावा सारी ईवीएस आपकी ख़त्म है। आई डोंट नो मैं चैप्टर नंबर 7 रिकॉर्ड कर पाऊँगी या चैप्टर नंबर 4 का वो लास्ट पार्ट रिकॉर्ड कर पाऊँगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट उस सब के अलावा तो वो कुछ पार्ट बचा रहेगा, अगर वो कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ हो जाएगा वैसे, वरना आपका ईवीएस ख़त्म। तो ईवीएस के 6 चैप्टर ख़त्म, सिर्फ एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद आपकी ईवीएस 12th की पूरी ख़त्म। आई होप मैं क्लियर हूँ मैंने क्या बोलना है। एंड 6-7 मंथ्स में हमने ये पूरा ख़त्म किया। इसमें हर एक चीज़ के आपके पास प्रॉपर थ्योरी है, क्वेश्चंस है। मैं कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ज़्यादा थ्योरीज नहीं लिखती, बट धीरे धीरे मैंने उसको इनिशिएट करा। फिर आपके प्रॉपर मैंने क्वेश्चंस भी ऐड करे जो पीवाई के होते हैं। मुझे एक वीओ की बार बार डिमांड आई थी एंड इसीलिए मैंने वो क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लाई थी इनिशियल्स में। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं क्लास की थ्योरी में ही कवर कर देती थी। बट आई थिंक अब आपको लास्ट चैप्टर तक आते आते ये तो पता लग गया होगा कि क्वेश्चंस है ही नहीं अलग से। ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं दे आर इटसेल्फ द क्वेश्चंस। तो वो जो इनिशियली डिमांड आती थी क्वेश्चन की, वो भी फुलफिल्ड है ना। सो इतना ख़त्म करवाया हमने एंड आई होप चीज़ें क्लियर हुई हूँ। पहले थोड़ा डिफरेंट, अच्छा मुझे एक और डिमांड आई कि मैं जब करवाती हूँ ना, किसी ने मुझे ये पॉइंट मेरा
बताया कि जब मैं काम करवाती हूँ मैं क्या करती हूँ, ये स्लाइड है तो स्लाइड के ऊपर ही आई स्टार्टेड राइटिंग इट अप। तो उससे आपको प्रॉब्लम होती है बाद में उसका कि मैं क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ को बता रही हूँ, उससे आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो उसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे आपको लिखवा के करवाना होता है ना। तो अगर आपको ये थियरी वाले पेजेस चाहिए होते हैं तो जैसे ही मैं कुछ लिखवाना शुरू करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप थोड़ा वीडियो को बैक कर लो और जब वो क्लियर पेज होता है, पहले तो वो मैं पेज जैसे ये है पेज, ठीक है, मैं आपको पहले ये पेज दिखाऊंगी, फिर इसको लिखवाना शुरू करती हूँ ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो मैं ऐसे अंडरलाइन करूँगी, तब तक ये पेज दिखाऊंगी, तो तब तक आप स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, ठीक है। बिकॉज मैं साइड पे जगह नहीं होती कि मैं साइड पे लिखवा दूँ, और आई डोंट हैव पेन, तो मुझे प्रॉपर अपने हैंड से लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सिंक्रोनाइज्ड भी नहीं होता। तो जिसको इसकी प्रॉब्लम है कि उसको नोट्स दिखते नहीं है पीछे से, तो वेट कर लो, जब मैं लिखना बंद कर देती हूँ ना, आप थोड़ा वीडियो को बैक करो, टॉपिक समझो। आप इस वीडियो में टॉपिक समझने के लिए आ रहे हो। और रही बात नोट्स की, तो मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस नोट्स आप टॉपिक समझ के बनाओ ना, समझ लो। जैसे मैंने ये लाई, इसमें मैंने इफेक्ट्स कवर करवा दिए, मैं मिनिमल, अब आप इन इफेक्ट्स को एलैबोरेट करके नोट्स खुद बनाओ। बट ऑल्दो मैं ये देखो, अगर मैंने इफेक्ट्स पढ़ाई तो मैं उसके नोट्स भी बन लाती हूँ, ठीक है, तो ये मैं ऐसे लाती हूँ। बट फिर पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले आप स्क्रीनशॉट मान लो, तो आपके पास नोट सेव रहेंगे, ठीक है। तो एक एडवाइस दूंगी, यहाँ से सिर्फ टॉपिक समझो, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में सब PYQs लगाओ। वो बुक्स आते हैं ना, मॉडल पेपर, मॉडल सॉल्व पेपर, वॉट एवर, उनकी हेल्प लो। सिर्फ PYQ लगाओ, PYQ लगाओ, PYQ लगाओ, PYQ लगाओ। क्योंकि एक क्वेश्चन आप नोटिस करोगे रिपीटेड 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 होगा, कि आप कर लोगे, ठीक है। आई चूज़ दिस सब्जेक्ट टू टीच बिकॉज जस्ट 2025 में आई गेव माई बोर्ड एंड इट वॉज सो डिफ़िकल्ट। कोई इसके है ही नहीं है वीडियोज़, वही एक दो टीचर्स के है एंड ज़्यादा है ही नहीं है। तो पर्सनली अगर समझ नहीं आती किसी उन एक दो टीचर्स की, फिर हम क्या करें। तो इसीलिए एक कोशिश की है मैंने, मतलब जिस तरीके की वीडियो आई वांटेड ड्यूरिंग माय बोर्ड्स, है ना, वो टाइप की वीडियोस तो नहीं थी कभी। तो इसलिए आई ट्राइड कि उस टाइप की वीडियो बनाऊं, एंड मैंने बनाई है, ठीक है। दिस इज़ हाउ आई डिमांड ड्यूरिंग माई टाइम। अब मैं जो है ना, मैं एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन मांगने वाली डिमांड रखती थी। जो बुक मैं यूज़ करती थी विच वॉज ऑफ विशाल, इट इज़ सो एलैबोरेटिव बुक। मैं चाहती थी कि मुझे एक्सप्लेनेशन मिले उस बुक के अकॉर्डिंगली, उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें दी हैं। तो वैसी एक्सप्लेनेशंस तो कुछ भी कहीं भी अवेलेबल नहीं होती थी, एंड काइंड ऑफ सही भी इतनी चाहिए भी नहीं होती। अब मैं ही पढ़ाती हूँ, मैं इतना डिटेल में ले जाती हूँ, इतना लाइक 1 घंटा, लाइक मेरे 3 घंटा लगे हैं इस चैप्टर में। आज वाली वीडियो को मिला के आई थिंक आज भी 1 आवर की जाएगी। तो 3 घंटे में मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया, ये पूरा 6 चैप्टर। तो इतनी तो वहीं पे लोगों ने उसको 1 घंटे में 1.5 घंटे में कवर करवा दिया, बिकॉज इतना रिक्वायर्ड भी नहीं था। तो यहाँ पे भी मेरी वीडियो में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन चीज़ें भी हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दो। कम चीज़ दी हुई हो तो आप ज़्यादा चीज़ नहीं समझ पाते हो, बिकॉज उस वीडियो में है ही नहीं। बट इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, आप उसको कम चीज़ में कन्वर्ट कर लो, समझ रहे हो। मतलब एक्स्ट्रा समझा दिया हुआ है, बट आप उतना ध्यान रखो जितना चाहिए, और वो कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो मैंने आपको बोला ना कि जब आप सॉल्व पेपर्स करोगे आपको अपने आप उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। इसीलिए PYQs लगाने हैं, नॉट सॉल्व पेपर। रटना नहीं है उनको जो आप लोग करते हैं, आपको सिर्फ उनके PYQs को गो थ्रू करना है। स्पेशली आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट्स हो, आपको आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने ये वीडियोस देखी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब आपको खुद से कुछ रीडिंग नहीं करनी, सीधे एंड टाइम पे इन चैप्टर्स के PYQ लगा देने। वो कहाँ से लगाने हैं, जो पिछले ईयर्स के, उससे पहले ईयर्स के PYQs अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। गो टू द शॉप, बाय दैट PYQ की बुक एंड लगाओ PYQs, उसी से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जैसे मेरी 1 शॉट्स अगर लंबी है, मेरी 1 शॉट्स है ही नहीं है, पार्ट वाइज होती हैं, तो मेरे से आपने डिटेल कॉन्सेप्ट समझ लिया, PYQs नहीं लगा पा रहे हैं इनमें, तो कोई और इन वीडियोस को ही रिवाइंड कर लो, या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
ठीक है। ऑल्दो मैंने अपनी वीडियो में बताया होता है कुछ वीडियो में कि ये टॉपिक एडवांस वाला है, नहीं आएगा। मैं पूरा क्लैरिफाई कर देती हूँ। मैं जितना डिटेल में पढ़ाती हूँ ना, इतना बहुत डिटेल है ये, आप आराम से कर सकते हो चीज़ों को। चलिए, आज कुछ चीज़ें करनी थी मुझे डिस्कस, एंड इट टुक 10 minutes, बट इट्स ऑल वर्थ इट। मुझे चीज़ों को कैसे प्रोसीड करना है कैसे नहीं वो बताना था। तो जिन लोगों को सिलेबस क्या है, हम 6 चैप्टर के बाद अब हमारे पास सिर्फ ईवीएस का एक लास्ट चैप्टर बचेगा कंटिन्यू करने के लिए, और फिर अब हम क्या बोलते हैं, इसके बाद अब हमें वो लास्ट चैप्टर कवर करना है, फिर ईवीएस क्लास 12 की ख़त्म, ठीक है। और चैप्टर 4 का जो थोड़ा बहुत पार्ट है, और फिर जिसको प्रॉब्लम होती है कि मैं स्लाइड पे लिखवाती हूँ तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले स्क्रीनशॉट खींच लो और फिर मैं लिखवाऊँगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो रिवाइंड करके, इफ़ आई स्टार्ट राइटिंग इट। एंड एक और प्रॉब्लम आई थी, मैं सारे डाउट्स जो मेरे को मिले हैं उन सबको बता रही हूँ, कि बहुत लोगों ने मुझे एक बोला कि जब मैं ऐसे करती थी, ऑटो रोटेट में डालती थी और कंप्लीट, अब देखो आपको स्लाइड 3 पार्ट्स में दिख रही है, तो जो एक पार्ट की स्लाइड होती थी ना, उसके वक्त मतलब मैं बार बार जो प्रीवियस वीडियो थी ना उसमें ये पॉइंट किसी ने मुझे बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं एक बार मतलब स्क्रीन की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है बार बार। तो जो बच्चे कंप्यूटर फ़ोन से देख रहे हैं वो तो एडजस्ट कर सकते हैं आराम से, उस टाइम पे हो जाता है, बट कंप्यूटर वालों को प्रॉब्लम होती है, लैपटॉप वालों को या बिग स्क्रीन वालों को। तो इसीलिए अब मैं स्लाइड अपनी ऐसी रख लूँ सो दैट जो जिस डिवाइस से देख रहा है तो वो उस डिवाइस से कंटिन्यू कर सके, क्योंकि मैंने स्टूडियो पे चेक किया था, लैपटॉप से भी व्यूअर्स हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अब मैं ऑटो रोटेट में नहीं डालूँगी। ऑटो रोटेट मेरे लिए पर्सनली थोड़ा इजी हो जाता था, बिकॉज ऊपर की इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाती थी। लाइक अभी जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस प्रेजेंटेशन के दौरान वो इन्फॉर्मेशन आ रही है इस डिवाइस की कि इतना टाइम है, इतने बैटरी, वो सब चीज़ें आ रही हैं। तो कभी कभी नोटिफिकेशंस भी आ जाती हैं। आज मैंने नोटिफिकेशन सारी अपनी ऑफ़ कर दी हुई हैं इस डिवाइस की, तो आई होप ना आए कोई नोटिफिकेशन। बट जब मैं ऑटो रोटेट में डालती थी नोटिफिकेशंस वगैरह जो बीच में डिस्टर्बिंग होती थी वो सब हाइड हो जाती थी। बट सिंस उससे लोगों को प्रॉब्लम है, अगर वो लैपटॉप से देखते हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आ रही है। मैंने भी ट्राई किया था एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे ही करूँगी। सो अगर कोई नोटिफिकेशन आती है, वैसे तो मैं सारी ऑफ़ करके आई हूँ, बट इफ़ इट कम्स देन बी विद मी। सो भाई 12 मिनट हो गई हमारी बातचीत को, अब हम शुरू करते हैं स्मोक से, ठीक है। जिसका टाइम वेस्ट हुआ 12 मिनट का, आई एम नॉट एट ऑल सॉरी, बिकॉज मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम इस पार्ट को स्किप कर लेना। तुमने नहीं किया, तुमने इस पार्ट को सुना और तुम्हें इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो आई डोंट केयर। लेट्स स्टार्ट विद स्मॉग। तो स्मॉग एंड डेजर्टिफिकेशन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, देन आवर वीडियो along with this chapter is completed. We are left with only one chapter of EVS of class 12th, and we'll see if class 11th has to be started. I don't know. चलिए, अब स्मॉग शुरू करने से पहले आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड सम वेरी वेरी बेसिक टर्म्स। 4 वर्ड्स होते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं लिख के आई हूँ। अच्छा, आई गारंटी यू जस्ट लिसन स्मॉग फ्रॉम दिस वीडियो, इस टाइप का कॉन्टेंट इज, मतलब मैंने क्योंकि जस्ट आई हैव पास्ड आउट दिस सेशन, तो मुझे पता है कि ये वाली चीज़ समझाते तो समझ में आ जाता, तो वो रूट्स तक मैं लेकर गई हूँ। इसलिए आई वुड से कि इट इज़ वेरी बेटर। जिनको छोटी छोटी चीज़ों पे भी डाउट है ना, इधर आओ, इट इज़ क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। या तुम जो अगर तुमने चैप्टर किसी और वीडियो से पढ़ना है यू कैन गो, पर वो जो छोटा छोटा पार्ट है ना जिस पर डाउट होता है तुम इधर से वो कवर कर सकते हो। चलिए, पहले फॉग, मिस्ट, हेज, स्मोक। इस स्मोक के टॉपिक को शुरू करने से पहले ये 4 शब्दों के मतलब तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए। तुम देखो ध्यान से, पहले तो उनकी पिक्चर देखो, ये सब धुंधला धुआं धुआं टाइप लग रहा है, कुछ लग रहा है ना, पहले समझो फिर उनकी पिक्चर्स पे भी आते हैं। सो व्हाट इज फॉग? फॉग इज अ थिक क्लाउड। फॉग क्या होता है? एक थिक सा क्लाउड है विच इज़ क्लोज टू ग्राउंड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी। बेसिकली फॉग, मिस्ट, ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये क्या है, या हेज, स्मोग, ये सब फॉर्म्स ऑफ एयर हैं।
ये सब एयर हैं, ठीक है। तो ये वो हवा के पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग फॉर्म्स लेकर आते हैं। जैसे फॉग ना यूजुअली विंटर्स के टाइम पे तुम्हें दिखती है, जिसकी वजह से तुम्हारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तुम्हें गाड़ियों की तुम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो एंड तुम्हें दिख नहीं रहा है कुछ भी, गाड़ियों पे ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ पानी टाइप मटेरियल आ चुके हैं। तो फॉग और मिस्ट क्या है? क्लाउड्स हैं, ठीक है। फॉग और मिस्ट क्या है? क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के जैसे स्ट्रक्चर है। फॉग भी एक क्लाउड है और मिस्ट भी एक क्लाउड है। देन इन दोनों क्लाउड्स में डिफरेंस देखो। क्लाउड जो होता है ना, it is made up of lot of things. Cloud is made up of water also, cloud is made up of air also, cloud is made up of water vapors. इसलिए कभी तुम देखो ना, तुम विंटर्स में ट्रैवल कर रहे हो और कार्स में ट्रैवल कर रहे हो, विंडो में सडनली तुम्हें ना वाइट वाइट सा दिखता है और जब तुम उसको प्रेस करते हो पानी निकलता है। तो क्यों? क्योंकि वो फॉग है। फॉग जो है वो क्लाउड का बना है और क्लाउड वाटर वेपर्स का बना होता है। दो क्लाउड्स कोलाइड करते हैं तभी तो रेन होती है ना। तो वहाँ पर रेन क्यों हो पाती है? क्लाउड्स की वजह से, बिकॉज उन क्लाउड्स में वाटर वेपर्स हैं, इसलिए रेन हो पा रही है। तो फॉग क्या है? क्लाउड्स हैं। मिस्ट क्या है? क्लाउड्स हैं, ऐसे क्लाउड्स जिनके अंदर वाटर वेपर्स हैं। तो फॉग और मिस्ट दोनों ही क्लाउड हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों टाइप के क्लाउड में? इट जस्ट दैट कि फॉग वाला जो क्लाउड है, फॉग जो वाटर वेपर्स की कलेक्शन है, वो थोड़ा सा थिक है और मिस्ट थोड़ा लाइटर है, बस। और हेज़ क्या है? हेज़ एक डस्टी सी एयर है। हेज़ एक डस्टी सी एयर है, बस। और स्मॉग क्या है? स्मॉग एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एयर है जो स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है। जस्ट अ मिनट। स्मॉग एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एयर है जो स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बना है। फॉग क्या है? जस्ट अभी डिस्कस करा, क्लाउड है, ठीक है, जो हमारी अर्थ की सरफेस पर दिखते हैं। और स्मोक क्या होता है? स्मोक एक पल्यूटेंट है। स्मोक एक ऐसा सब्सटेंस है जो पोल्यूशन कॉज करता है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में आता है। तो स्मोक की डेफिनेशन क्या है? ये एक ग्रे मिक्सचर होता है। मान लो हम कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बर्न कर रहे हैं, कार्बन का बना ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसके ऊपर जो सूटी सी लेयर आती है वो स्मोक की होती है। स्मोकिंग कर रहा है कोई, तो उसमें वो क्या करता है? कोई कार्बन के सब्सटेंस को जला रहा है और जलाने के बाद जो ब्लैक ब्लैक सा बचता है या जो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक सी लेयर आती है, दैट इज़ व्हाट स्मोक इज़, ठीक है। तो स्मोक एक पोल्यूटेंट ही है। तो मैचस्टिक्स को बर्न करोगे, स्मोक निकलती है, उसके अंदर से पोल्यूशन निकलता है। आई ट्राइड इट अ लॉट ऑफ टाइम। अब आओ इन डायग्राम पे। व्हाट इज़ फॉग, व्हाट इज़ मिस्ट? ये दोनों क्लाउड्स टाइप मटेरियल हैं। कोहरा बोलते हैं नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में कोहरा पड़ रहा है भाई, कोहरा। डोगरी लोग स्पीक्स इट इन दिस लैंग्वेज। तो फॉग और मिस्ट जो है वो क्लाउड्स हैं, एक ऐसे क्लाउड्स जो विंटर्स में आपको दिखेंगे और वो ग्राउंड की सरफेस तक टच होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी गाड़ियों के सामने आपको दिखते हैं और वो धुंध टाइप चीज़ें बना देते हैं, ठीक है। हेज़ देखो, आपके देखो पिक्चर देखो, हेज़ एक डर्टी एयर है और स्मोक है भाई, फॉग प्लस स्मोक। ये जो फॉग पड़ी, ये वाली फॉग और स्मोक को मिलाकर बनता है स्मोक। अब पहले स्मोक क्या है वो देखी, फिर हमने बोला स्मोक एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर में आता है। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये ग्रेई कार्बोनियस सब्सटेंस को बर्न करके बनता है। तो दिस वॉज सम बेसिक। अभी भी अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, बट इस पार्ट को पढ़ लोगे तो जो छोटी छोटी चीज़ें अगर प्रॉब्लम देती हैं, बट डोंट वरी, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। नोबडी विल आस्क यू व्हाट फॉग इज़, नोबडी विल आस्क यू व्हाट मिस्ट इज़, ठीक है। बट
व्हाट स्मॉग इज़, व्हाट हेज इज़, वो पूछ सकते हैं। फॉग और मिस्ट में लाई सो दैट समझने में ईजी हो। ठीक है, अब ये देखो, मैंने तुम्हें बोला प्राइमरी पोल्यूटेंट, मैंने बोला ना स्मोक होता है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, स्मॉग जो है दैट इज स्मोक प्लस फॉस्ट। गलती से उलट पुलट मत कर देना, स्मॉक को स्मोक प्लस फॉस्ट मत लिखना, होती है गलती। स्मॉग है स्मोक प्लस फॉग। अब स्मोक के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये एक प्राइमरी, अब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा तो क्या मैं स्मोक इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करवाऊंगी? बिल्कुल करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर याद ही नहीं होगा अभी तक तुम लोगों को। तो स्मोक एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है? जो डायरेक्टली तुम्हारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। स्मोक डायरेक्टली प्रेजेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज़ ऑल्सो पोल्यूटेंट, तो वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? जो तुम्हारे प्राइमरी पोल्यूटेंट की इंट्रैक्शन से बने, जैसे कि ओजोन। ठीक है, ओजोन कैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ये मैंने आपको जब ओजोन का टॉपिक इसी चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कुछ पोल्यूटेंट्स तुम्हें दे रखे हुए हैं, नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्ट्स भी तुम्हें ये दे रखे हुए हैं। जैसे कि अब देखो, स्मोक, ओजोन का मैंने बोला ना कि ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बस उन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को थोड़ा डिस्कस करना है हमने। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दो टाइप की होती हैं, NO और NO2, जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये इनकी बनती कहाँ से है? ऑयल से, कोल गैस से, ये सब फर्स्ट चैप्टर में भी बताया हुआ है। फॉरेस्ट फायर से निकलती है। इसके इन्वायरमेंटल फैक्ट क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ को कम करती है, विजिबिलिटी को कम करती है, बिकॉज येलो येलो हो जाता है आपके इन्वायरमेंट में। एक होते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जो वेपर्स बना सकते हैं। तो वेपर्स बना सकते हैं, तो वेपर्स इवापोरेशन के प्रोसेस से निकलते हैं, तो इसीलिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स है आपका इवापोरेशन या किसी भी फॉसिल फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन। इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? कोई इरिटेशन हो जाएगी, चाहे वो आई में, चाहे वो रेस्पिरेटरी इरिटेशन। फिर ओजोन, अगेन ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो NO2 के फोटोलिसिस से बनता है। इसको डिटेल में हमने ओजोन की वीडियो में बताया हुआ है, ये तो मैं एटलीस्ट नहीं बताऊंगी। प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूटेंट को इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ बिकॉज वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये तो ओजोन वाला तो इसी चैप्टर में पढ़ा है ना, तो इसलिए नहीं करवाऊंगी। स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में मिलता है। ओजोन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ये तो कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मुझे डिस्कस करवाने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे पूरा इस पर वीडियो बनाई हुई है। फिर पेरोक्साइल एसिटाइल नाइट्रेट, पैन के नाम से जानते हैं। ये जो फर्स्ट, ये आपने यहाँ पे NO2 पढ़ा, और ये जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, इन दोनों की इंटरेक्शन से हमारे पास बनता है ये पैन। ठीक है, तो पैन क्या हुआ? सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट की इंटरेक्शन से बनता है, वन इज़ NO2, वन इज़ VOCs। ठीक है, ये भी आई इरिटेशन वगैरह कॉज करता है। ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बट फर्स्ट चैप्टर में इसके साथ बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो NOx के कंपाउंड क्या हुए? प्राइमरी पोल्यूटेंट, जो VOCs वाले कंपाउंड के साथ, प्राइमरी पोल्यूटेंट के साथ कंबाइन करते हैं और पैन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने ओजोन ऑलरेडी पढ़ा था, पैन हमने समझ लिया कि इस पूरे से आपको एक चीज़ समझनी थी कि जो पैन है ना, वो बनता है NO2 प्लस में VOC से। तो यार मतलब ये वो एक सेकेंडरी हुआ जो दो प्राइमरी की इंटरेक्शन से बनते हैं, बस ये चीज़ समझनी थी। चलिए, अब हम टॉपिक पे आते हैं आज के। यहाँ से आज की वीडियो शुरू है, तो वो बेसिक्स था जो अभी तक मैं बता रही थी, पिछले 5 मिनट में मैंने वही बताया है। अब मेन पार्ट यहाँ से शुरू है। तो स्मॉग क्या है? आई थिंक अब समझ में आ गया है कि स्मॉग स्मोक प्लस फॉग से बनता है, और वो जो स्मोक है वो एक पोल्यूटेंट है। ठीक है, स्मोक एक पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है, और सिंस ये एक पोल्यूटेंट से बना है तो ये खुद भी एक पोल्यूटेंट ही है। ठीक है, तो स्मॉग एक एयर पोल्यूशन कॉज करने वाला पोल्यूटेंट है। आप इसको सिंपली कह सकते हो कि ये स्मॉग को हम कई बार फॉग, कई बार हेज़ भी बोल देते हैं, और कई बार हम इसको बोलते हैं
इंटेंसिफाइड बाय स्मोक और अदर एयर पोल्यूटेंट। बेसिकली क्या मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि आई थिंक, हाँ ये कहना चाह रहे हैं, बट ये लाइन गलत है। यू कैन नॉट कॉल इट, बट ये देसी लैंग्वेज में बोल देते हैं। जैसे स्मॉग जो है वो क्योंकि फॉग प्लस स्मोक की बनी है, तो कई बार ऑडियंस बोल देती है कि स्मॉग इज़ स्मोक, बट दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये उनकी ब्लेंडिंग से बनी है, बट इट इज़ नॉट स्मोक, इट इज़ नॉट स्मोक। ठीक है, अब इसका ऑर्डर कैसा होता है, देखो ऐसे समझो, जैसे पेरेंट्स होंगे कहीं ना कहीं चिल्ड्रन भी वैसे ही होंगे ना। तो स्मॉग क्योंकि स्मोक और क्योंकि फॉग से बनी है, तो जैसे स्मोक दिखती होगी या जैसे फॉग दिखती होगी, कहीं ना कहीं स्मॉग भी वैसी होगी। अब जैसे स्मोक एक पल्यूटेंट था, तो स्मॉग भी एक पल्यूटेंट है। ऐसे ही स्मोक की अपीयरेंस है स्मोकी, तो स्मॉग की भी अपीयरेंस है स्मोकी। दिस आई वॉन्टेड टू टेल। स्मोक का आया स्मोकी, फॉग का आया फॉग, तो स्मॉग की अपीयरेंस है स्मोकी फॉग। इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी आपको समझने में। स्मॉग बनी किससे है, स्मोक प्लस फॉग से, स्मोकी फॉग, डम सिंपल। तो ये आपको मिलती है व्हीकल्स की एमिशन से, फिर कंबशन से। ठीक है, तो ये कुछ मेन एजेंट्स हैं स्मॉग के, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये येलो रंग की भी हो सकती है, ये ब्लैक रंग की भी हो सकती है, ये आपकी यहाँ पर, यही यहाँ पर लिखा हुआ है आपका। ठीक है, और अब टाइप ऑफ स्मोक की बात करें तो इसमें आपको एक चीज़ जानना है, ये लाइन पढ़ो कि ये दो चीज़ों से मिलकर बन सकती है, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही आपके टाइप ऑफ स्मोक को बनाएंगे। अब ये लाइन क्या है, ये टाइप ऑफ स्मोक के बाद समझ में आएगा। ठीक है, बट टिल देन टाइप ऑफ स्मोक एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, मैं बोलूँगी यहाँ का क्रक्स है पूरा, उसको समझ लिया फिर पूरा वीडियो आपकी मक्खन हो जाएगी। बट इसलिए उसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें रिवाइज़ करवाऊँगी स्मॉग की ही दोबारा। हमने, अब मैं कुछ में नहीं लिख रही, जस्ट लिसन टू मी। हमने बोला स्मॉग, चलो कर लिख ही लेती हूँ, देखो मैं लिख रही हूँ। हमने बोला स्मॉग, हमने क्या बोला, स्मॉग। हमने बोला स्मॉग क्या है, स्मॉग एक पोल्यूटेंट है। स्मॉग एक एयर में पाया जाने वाला ऐसा सब्सटेंस है जो इन दोनों से बना हुआ है, विच इज़ स्मोक प्लस फॉग। फॉग क्या होती है, हमने बोला ये एक थिक क्लाउड का सब्सटेंस है जो विंटर्स में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा। फिर हमने डिस्कस किया स्मोक क्या होती है, हमने बोला ये एक पोल्यूटेंट है। स्मोक जो ऑर्गेनिक कार्बेनियस कंपाउंड्स के जलने से बनता है और एक सूटी सी पिक्चर होती है। सो सूटी सी पिक्चर वाला सब्सटेंस और फॉग मिलकर बनाते हैं स्मोक। तो smog is the blending of smoke and fog. Hence we can call it smoky fog. ओके, फिर हमने पढ़ा कि स्मॉग जो होता है वो आपके दो चीज़ों को मिलकर बनता है। एक होता है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के मिक्सचर से बनता है और एक होता है सल्फ़र के कंपाउंड के मिक्सचर से बनता है। 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं इस पॉइंट के बाद कब टाइप्स पे पहुंच जाऊंगी पता भी नहीं चलेगा, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। स्मॉग स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बनता है। स्मोक क्या होता है, वो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। फॉग क्या होता है, वो एक थिक क्लाउड का फॉर्म है। ये तो समझ में आया ना। तो फॉग क्या है भाई साहब, क्लाउड वाली चीज़ है। स्मोक क्या है बच्चों, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट और ये क्लाउड की फॉर्म मिलकर बना रहा है स्मॉग। फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस करी कि स्मॉग जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर पार्टिकल्स रखती है। डेफिनेटली वो पार्टिकल्स स्मॉग हैं, डेफिनेटली वो पार्टिकल फॉग हैं, बट इन सब के अलावा वो कुछ पार्टिकल्स रखती है। या तो नाइट्रोजन के रखेगी या तो वो पार्टिकल सल्फ़र के रखेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्मॉग में नाइट्रोजन के पार्टिकल हैं या सल्फ़र के पार्टिकल हैं, उसके बेसिस पे आपकी स्मॉग दो टाइप की बन गई है। अगर आपकी स्मॉग में नाइट्रोजन का पार्टिकल होगा तो वो नाइट्रोजनस स्मॉग होगी, और अगर आपकी स्मॉग में सल्फ़र का पार्टिकल है तो वो सल्फ़रस स्मॉग होगी।
जो नाइट्रोजनस स्मॉग होती है उसके अंदर नाइट्रोजन के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, और नाइट्रोजनस स्मॉग को ही हम बोलते हैं, इसका बहुत फेमस नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा व्हाट इज़ नाइट्रोजनस स्मॉग, दे विल आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज़ फोटोकेमिकल स्मॉग। आप बोलोगे फोटोकेमिकल स्मॉग वो स्मॉग है जिसके अंदर नाइट्रोजन के पार्टिकल हैं। ऐसे ही people will ask you what is sulfurous smog, you will ask say what that smog which has sulfur के particle in it, और इसका दूसरा नाम है लंदन स्मॉग जिसके नाम से जाना जाता है। अब आओ टाइप पे। हमने अभी तक क्या डिस्कस करा, हमने ये चीज़ें डिस्कस करी बच्चों कि जो स्मॉग होता है वो स्मोक प्लस फॉग के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्लस उसके अंदर कुछ पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, या तो नाइट्रोजन के होंगे या तो सल्फ़र के होंगे। अगर वो मैटर नाइट्रोजन के हैं तो वो जो स्मॉग है वो नाइट्रोजनस स्मॉग कहलाएगी, जिसका दूसरा नाम होता है फोटोकेमिकल स्मॉग। लेकिन अगर वो पार्टिकल सल्फ़र के हैं तो आपकी स्मॉग का नाम होगा लंदन स्मॉग या सल्फरस स्मॉग। सो वी डिस्कस कि लंदन स्मॉग इज़ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सल्फर, एंड वी डिस्कस फोटोकेमिकल स्मॉग इज़ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन। तो अब आपको सब पूछेंगे व्हाट इज़ लंदन स्मॉग एंड व्हाट इज़ फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग वो स्मॉग होगी जिसके अंदर हमारे पास मटीरियल होगा नाइट्रोजन का। तो आ जाओ अब इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आ रहा है हमारा टॉपिक। अभी तक मेरी एनर्जी भी इतनी सही नहीं थी, बट अब आ गई मेरी एनर्जी सही, ठीक है। इस पे आ जाओ। चलो जस्ट अ मिनट, इसको मैं उठा देती हूँ, इसको बहुत डिफिकल्टी होती है ऐसे। टाइप ऑफ स्मॉग इज़ आवर टॉपिक, ठीक है। एक स्मॉग होती है जिसको हम बोलते हैं सल्फरस स्मॉग, लंदन स्मॉग, इंडस्ट्रियल स्मॉग। जब तक ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा मैं उतनी बार इस टॉपिक का रिपीटेशन कराऊंगी, टेंशन मत लो। लंदन स्मॉग जिसका दूसरा नाम है सल्फरस स्मॉग। सल्फरस स्मॉग क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट रहता है, और उसी स्मॉग को बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्मॉग, ठीक है। एक स्मॉग होती है फोटोकेमिकल स्मॉग, एंड इसी स्मॉग को हम नाइट्रोजनस स्मॉग बोलते हैं। एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ तो अलग से नाम नहीं होता नाइट्रोजनस पर, जैसे सल्फरस स्मॉग अलग से होता है ना, ऐसे कोई नाइट्रोजनस स्मॉग अलग से नाम नहीं होता, ठीक है। और इसी स्मॉग को बोलते हैं हम लॉस एंजल्स स्मॉग। लॉस एंजल्स और लंदन, इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लॉस एंजल्स अगर ये हमारे पास एशिया वाली साइड है ना, तो लॉस एंजल्स यहाँ पे पड़ा, और लंदन थोड़ा यूरोप के यहाँ पे पड़ा पास में, तो वो दूर दूर पड़ा और ये एशिया के ही पास पड़ा। दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर। आ जाओ। सो ये दो टाइप है, मैं 2 मिनट डाइवर्जन कर देती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये है, ठीक है। एक है लंदन स्मॉग, एक है लॉस एंजल्स स्मॉग जिसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग भी बोलते हैं। अब पहले तो ये समझो कि हमने क्यों सल्फरस स्मॉग का नाम लंदन स्मॉग दिया, बिकॉज ये स्मॉग फर्स्ट टाइम लंदन में दिखी। ऐसे ही फोटोकेमिकल स्मॉग का हमने लॉस एंजल्स स्मॉग नाम इसलिए दिया बिकॉज ये स्मॉग हमें फर्स्ट टाइम लॉस एंजल्स में दिखी, ठीक है। नाउ हाँ, ये इसकी प्लेसेस दी हुई हैं, वो ये लंदन वाली प्लेसेस दी हुई हैं और ये लॉस एंजल्स वाली प्लेसेस दी हुई हैं। अब जो लंदन स्मॉग है या सल्फरस स्मॉग है या इंडस्ट्रियल स्मॉग है वो थोड़ी कोल्डर होती है, और लॉस एंजल्स स्मॉग या फोटोकेमिकल स्मॉग थोड़ी वार्मर होती है। लंदन स्मॉग बनी होती है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लंदन स्मॉग बनी होती है स्मोक प्लस SO2 वाली चीज़ों से, यही तो मैं समझा रही थी ना इतनी देर से। ये बनी होती है SO2 से, सल्फरस के सब्सटेंस से। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है ये आपके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड से बनी होती है, ठीक है। ये वाली ग्रे कलर की होती है, ये वाली ब्राउन कलर की होती है। एक बेसिक क्लियर हुआ। आओ दोबारा रिकैप करते हैं हमने क्या डिस्कस किया। अच्छा ये से मिट रहे हैं, स्वाइप अप नहीं कर पा रही ना मैं, इससे यही प्रॉब्लम है। चलिए आओ, हमने अभी तक क्या डिस्कस करा एक बार रिकैप करते हैं। हमने बोला स्मोक प्लस फॉग से बनती है। स्मोक क्या होता है, एक पोल्यूटेंट है। फॉग क्या है, एक क्लाउड का शेप है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इनमें
एक और पार्टिकल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे ये दो टाइप के होते हैं। अगर वो पार्टिकल सल्फर का है तो ये सल्फरस स्मॉग होगी। सल्फरस स्मॉग को हम लंडन स्मॉग बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम लंडन में दिखी। अगर वो पार्टिकल नाइट्रोजन का है तो वो नाइट्रोजन स्मॉग होगी। नाइट्रोजन स्मॉग को हम फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं, लॉस एंजल्स स्मॉग बोलते हैं। फिर हमने बोला कि जो सल्फरस स्मॉग है वो थोड़ी बहुत ही ठंडी होती है, यही पढ़ा था ना। हाँ, कोल्डर होती है और वो इतनी कोल्डर नहीं होती। बस अब आओ और देखते हैं। आओ, इंडस्ट्रियल स्मॉग वर्सेस फोटोकेमिकल स्मॉग। थोड़ा छोटा कर लेते हैं अगर आपको दिखेगा प्रॉपर। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी बार बार जब तक ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। फोटोकेमिकल स्मॉग कौन सी स्मॉग है आप ही मुझे बताओगे? ये नाइट्रोजन स्मॉग होती है। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या प्रेजेंट रहता है? नाइट्रोजन, इसलिए हम इसे लॉस एंजल्स स्मॉग भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल स्मॉग लंडन स्मॉग है, ये ग्रेइश कलर की होती है, जस्ट अभी पढ़ा। इसमें सल्फर होता है प्रेजेंट और इसमें नाइट्रोजन होता है। ये सल्फरस स्मॉग है और ये नाइट्रोजनस स्मॉग है। फिर ये सल्फर ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये तो इसका यूज़ होगा कि ये ऑटोमोबाइल यूज़ में स्मॉग होती है। इंडस्ट्रियल स्मॉग इंडस्ट्रीज़ की साइड पे यूज़ होती है और फोटोकेमिकल स्मॉग आपके मोबाइल की फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मॉग क्या होता है क्लियर है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है क्लियर है। ये नाइट्रोजन की बनी होती है, ये सल्फर की बनी होती है। ये लंदन में मिलती है, ये लॉस एंजल्स में मिलती है। दो डिफरेंस डायरेक्टली ये होंगे। फिर अगला तीसरा डिफरेंस आएगा इनके कलर का, ये ग्रे कलर की होती है, ये ब्राउन कलर की होती है। चौथा डिफरेंस आएगा कि ये थोड़ी कोल्डर होती है, ये थोड़ी वार्मर होती है। ठीक है, अब इन सबसे ज़्यादा और अलग से इंपॉर्टेंट आपके पास फोटोकेमिकल स्मॉग है बिकॉज वो स्मॉग ओजोन बनाने में भी हेल्प करती है। चलिए वो तो अलग बात रही, बट और डिफरेंस देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको स्क्रीन के साथ बिहेव करना पड़ेगा, रोटेशन होगा। ये वाला स्लाइड ऐड नहीं हो रहा था डायरेक्टली, तो मुझे इसको रोटेट करके ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो मैं भी अपना ऑटो रोटेट ऑन कर लूँ अगर, तो ये स्लाइड में थोड़ा बियर अप कर लो प्लीज़ मेरे साथ। सल्फरस स्मॉग होती है वो स्मॉग जो आपको लंदन में दिखती है, तो लंदन स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग वो स्मॉग होती है जो लॉस एंजल्स में दिखती है, तो वो ये लॉस एंजल्स स्मॉग होगी। ठीक है, आप थोड़ा अपना फ़ोन रोटेट कर लेना क्योंकि मेरा ऑटो रोटेट आज ऑफ है। मेरे को ये था ना कि मेरे को बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना है, बट आज हो जाओगे थोड़ा। उसके बाद सल्फरस स्मॉग वो स्मॉग है जिसमें SO2 होती है, जैसे अभी डिस्कस करा, और इसमें नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, NOx वगैरह, या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के कंपाउंड क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये जस्ट मैंने आपको रिकैप करवाया था, इसी चीज़ के पीछे रिकैप करवाया था। उसके बाद इनमें प्राइमरली आपको SO2 दिखेगा, इनमें प्राइमरली आपको NOx दिखेंगे, ये सब हमने डिस्कस कर दिया है। SO2 कहाँ से बनता है ये वो बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि SO2 बनता है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, सल्फर जैसे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आ गया। हाँ, ये है कि ये बनता कहाँ से, सल्फर कहाँ से बना वो, तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से बना, और ये बना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह की रिएक्शन करवा दो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। फिर अगला डिफरेंस आएगा, ये येलो कलर की होती है, ये ग्रेइश कलर की होती है। वही जो मैंने ग्रेइश येलो वाला पॉइंट बताया, तुम ये वाला कलर याद रखो या जो पहले के बनता वो भी याद रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर ये इस स्मॉग को हम सल्फर स्मॉग को हम इंडस्ट्रियल स्मॉग भी तो बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया से राइज होती है। और वहाँ पे अब देखो तुम्हें मैंने ना ये 2 पॉइंट्स थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करवाया नहीं तुम्हें, ये वाले 2 पॉइंट्स ज़रूरत भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। ये 2 पॉइंट्स ये तो करने हैं, तो मैंने करवाए। ये 2 पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसमें मेरे जैसा बच्चा तो लर्न नहीं करता, तो मैं क्या करती, मेरे को पता है कि सल्फरस स्मॉग का नाम लंदन स्मॉग होता है, उसको हम इंडस्ट्रियल स्मॉग भी बोलते हैं, तो ये बनी कहाँ से है भाई, इंडस्ट्री से, डायरेक्ट बोल देती। ये फोटोकेमिकल स्मॉग है। फोटोकेमिकल स्मॉग मतलब ये कोई केमिकल रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उससे बना है। मैं इनके नामों से देख कर ही मैं इनका सोर्स बता देती हूँ और उसको मैं चेप देती डिफरेंशिएट में। ठीक है, फिर आगे भी ये तो रिपीटेड पॉइंट्स आ गए, दिस वॉज इट। अच्छा, थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले अब मैं तुम्हें डिफरेंस करवा रही हूँ, तुमसे डिफरेंस पूछते हैं। मान लो तुमसे पूछते हैं सल्फरस स्मॉग वर्सेस तुम बता दो हमें फोटोकेमिकल स्मॉग या नाइट्रोजनस स्मॉग। सबसे पहले तो पहला डिफरेंस आएगा कि ये सल्फर का बना होता है और मैम ये नाइट्रोजन का बना होता है। दूसरा आएगा ये लंदन में मिलती है और ये लॉस एंजल्स में मिलती है। तीसरा डिफरेंस आएगा इनके कलर का।
चौथा डिफरेंस तुम इसमें लिखोगे कि ये जो होती है ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होती है, इसलिए तो इसका नाम हम इंडस्ट्रियल स्मॉग भी डालते हैं। और इसका तुम डिफरेंस लिखोगे ये जो है कहीं ना कहीं लाइट के प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली मैंने इनके नाम के बेसिस पे इनका डिफरेंस बता दिया। तो 1 2 3 4 डिफरेंस तो हो गए। अब एक एक डिफरेंस थोड़ा सा खुद से लिख देना। 5 मार्क्स का एक मैक्सिमम क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है ना, 6 मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, लिख देना एक एक और डिफरेंस। अभी वो एक एक पढ़ाऊँगी तो और ऐड ऑन हो जाएगा, वरना मैं इतना डिफरेंस लाई हूँ, कुछ कुछ लिख लेना उसमें से, फिर ले लेना ये वाला डिफरेंस। ये वाला थोड़ा मतलब एक ही लाइन को रिपीटेड करके लिखा, कौन सा बोल रही हूँ, ये वाला। मैंने अभी तक ये वाला डिफरेंस नहीं बताया था, तो 5th पॉइंट पे ले लेना ये डिफरेंस। ठीक है, अब फोटोकेमिकल स्मॉग इन वेरी डिटेल। तो फोटोकेमिकल स्मॉग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी के साथ हमारा सल्फरस स्मॉग हो गया ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग को थोड़ा तुम पिक्चर वाइज भी समझने की कोशिश करो। यहाँ पर इन्होंने क्लाउड्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने फोटोकेमिकल रिएक्शंस बताई हुई हैं, जिसमें ये लाइट पड़ रही है, फोटोन का पार्ट कवर कर रही है। और फोटोकेमिकल स्मॉग में क्यों की, अरे यार भाई एक मिनट रुको, ये लाइट पड़ रही है तो फोटो का काम हो गया। फिर ये आपके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आ गए, ये देखो ये सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और ये बना गए फोटोकेमिकल स्मॉग। तो एक पॉइंट तुम्हें याद रखना लाइट का, एक पॉइंट याद रखना ये इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, ये एक पॉइंट में याद रखना है ये लाइट का, और दूसरा पॉइंट याद रखना है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और बना रहे हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। या तो व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मॉग? ये इट इज़ अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज़ फॉर्म्ड जब सनलाइट रिएक्ट करती है पोल्यूटेंट लाइक NOx। ये भी मैंने तुम्हें बताया, ये सनलाइट कंबाइन कर रही है ये नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स के साथ, तो बना गई फोटोकेमिकल स्मॉग। ये लॉस एंजल्स में मिलती है तो लॉस एंजल्स स्मॉग, और ये थोड़ी वार्म होती है। अच्छा, 5वां पॉइंट आ गया। मैं बोल रही थी ना तुम 5th पॉइंट कहाँ रखोगे, कहाँ कहाँ लिख पा रही थी, यहाँ। 5वां पॉइंट यही आ गया ना कि ये थोड़ी वार्म होती है, ये शायद थोड़ी कोल्ड होती है और फोटोकेमिकल स्मॉग थोड़ी वार्म होती है। तो हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंस का, तुम्हारे डिफरेंस ख़त्म, तुम्हारे मार्क्स मिल गए। तो आप क्या कर रहे हो वीडियो सुन के? चलिए, इसमें जो पोल्यूटेंट इन्वॉल्व होते हैं दे आर डेफिनेटली नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स। ये देखो, ये तुम थोड़ा ध्यान रख लेना, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया और इसकी स्टार्टिंग में भी मैंने पढ़ाया, अच्छे से नहीं पढ़ाया पर पढ़ाया। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन, मतलब ये NO2 NOx वाले कंपाउंड VOCs के साथ मिलते हैं और पैन बनाते हैं, विच इज़ अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब ये कैसे बनती है इन्होंने बताया तुम्हें कि NO2 है, जस्ट अ मिनट, तो थोड़ा सा मैं जूम इन करूँ, ये बनती कैसे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स थे, NO2 NO प्लस ऑक्सीजन, फिर ये ओजोन के साथ कंबाइन करें तो होता क्या है, ओजोन कैसे बनती है पता है, और कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं, आगे आगे पैन बनाते हैं, और पैन अपने आप में एक फोटोकेमिकल स्मॉग है। ठीक है, नाउ इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट है तो जो भी पोल्यूटेंट के आपने इफेक्ट्स पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, वो चाहे वो ह्यूमन हेल्थ में कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में कर सकते हैं, मटेरियल में कर सकते हैं। इनके कंट्रोल कैसे करते हैं हम, इनको कंट्रोल भी तो करना है। कंट्रोल का तो हम आगे भी पढ़ेंगे, बट चलो इधर से भी देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन इनकी फॉर्मेशन का फेवर होती है। देखो, फोटोकेमिकल स्मोक में आपको लाइट चाहिए, तो जो लाइट पड़ती है वो है। फिर तुम्हारा कुछ व्हीकल्स से जो स्मोक वगैरह निकलती है वो है। कंट्रोल कैसे करोगे? पहली बात तो ऐसी ट्रीज़ को प्लांट करो जो तुम्हारे पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। फिर तुम ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो सो दैट ज़्यादा पोल्यूशन ना निकले। अल्टीमेटली पोल्यूशन की वजह से स्मॉग हो रही है, तो पोल्यूशन कम निकलेगा, स्मॉग कम होगी। और जो तुम्हारी इंडस्ट्रियल स्मोक थी उसको कैसे कम कर सकते हो? इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशंस को ध्यान रखो, ठीक है। इंडस्ट्री वहाँ के लिए देखो, यही होता है हमेशा, जो इंडस्ट्रियल स्मोक थी वो इंडस्ट्री से निकलती है, तो इंडस्ट्रीज़ को के पोल्यूशन को कम करो ना। और फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये तुम्हारे व्हीकल्स वगैरह से निकलते हैं, तो ऑटोमोबाइल यूज़ से ये डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको कम करो। यहाँ पे तुम ऑटोमोबाइल यूज़ को कम करो और यहाँ पे तुम इंडस्ट्रीज़ के यूज़ में
अच्छे से डिस्पोज ऑफ करो चीज़ों को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्मॉग एंड इट्स टाइप, एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट. मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया, बट तुम्हें नहीं समझ में आया है तो एक बार बताना. शॉर्ट्स डाल के देखूँगी, मैं कोशिश करूँगी इसका एक शॉर्ट बना दूँ, शायद वहाँ समझ आ जाए. ठीक है, बट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ तुमको दोबारा. ये स्मोक जो होती है वो स्मोक प्लस फॉग को मिलकर बनती है, प्लस कुछ पार्टिकल्स को मिलकर बनती है. ठीक है, फिर सल्फर स्मोक वर्सेस नाइट्रोजन स्मोक के डिफरेंस क्या होते हैं कि वो ये सब मैंने वो डिफरेंस लिखे हैं. मैं इसका आई थिंक स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे यूज़ करूँगी. अब स्मोक के कॉज, स्मोक कहाँ से प्रोड्यूस होती है. पहली बात, 50% स्मोक तुम्हारे व्हीकल से प्रोड्यूस होती है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद हम कोल को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. तो हमने पढ़ा था ये लाइन कि जो हमारी लंदन स्मॉग है या जो सल्फरस स्मॉग है वो प्रोड्यूस होती है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं. तो अगर हम उन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करें, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, आपको पता है कोल से भी सल्फर निकलता है, तो कोल की बर्निंग कम करो अल्टीमेटली. फिर ये तुम्हारा प्रिवेंशन है लंदन स्मॉग के लिए. लेकिन लॉस एंजल्स स्मॉग के लिए तुम ऑटोमोबाइल्स का यूज़ कम करो, व्हाट आई एक्सप्लेन. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स वगैरह का, अच्छा ये तो मैंने तुम्हें प्रिवेंशंस बता दिए हैं. कॉज क्या है, कॉज वही है जो फ्यूल हम एज अ कोल यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं, इनको कम करो, यही कॉज है. फिर कभी कभी क्या होता है, ये तो ह्यूमन मेड कॉज है, ये तो आपने ऑलरेडी देख भी लिया है, खुद से भी बना लोगे. नेचुरल कॉज क्या हो सकते हैं, कोई वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, वॉल्केनो फटता है, और वॉल्केनो के फटने से लावा निकलता है, तो SO2 वगैरह भी वहाँ से निकलता है. तो व्हाट आर द कॉज ऑफ स्मोक. स्मोक की कॉज हैं जब आप कोल को यूज़ कर रहे हो तो उस कोल से स्मोक निकलती है. फिर ऑटोमोबाइल्स को यूज़ कर रहे हो, उससे स्मोक निकलती है. फिर कुछ नेचुरल कॉजेज से भी स्मोक निकलती है. अब अगर इनसे स्मोक निकलती है तो इनको प्रिवेंट कैसे करना है. कॉज डिस्कस करें तो सबसे पहले कॉज के प्रिवेंशन डिस्कस करते हैं. पहली बात तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करो जिससे तुम पता कर पाओगे यहाँ पे स्मोक है. ठीक है, फिर ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज़ करो. एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करो. एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो वो पोल्यूशन नहीं करेंगे, पोल्यूशन नहीं करेंगे तो स्मॉग नहीं होगी. फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश करो, बिकॉज इंडस्ट्रियल स्मोक वहाँ से निकलती है. इंडस्ट्रियल स्मोक इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंडन स्मोक. फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करो, मतलब डोंट यूज़ कोल. अगर तुम कोल को यूज़ करोगे, कोल को यूज़ करने से इंडस्ट्रियल स्मोक निकलेगी, तो इंडस्ट्रियल स्मोक को हटाने के लिए ऐसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ मत करो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करो. फिर एक मिनट, अच्छा अगर कोई वेस्ट बर्न हो रहा है तो उसके आसपास मत खड़े रहो, बिकॉज बर्निंग वेस्ट से स्मोक निकलती है. अब एनवायरनमेंट में इससे पता है तुम्हें भी नुकसान हो सकते हैं. स्मोक तुम लोगे ना, अगर तुम्हारी गलती से तुमने स्मोक को इनहेल कर दी, तुम्हें भी नुकसान हो सकते हैं. तो तुम अपने आप को भी प्रिवेंट करो. अपने आप को कैसे प्रिवेंट करोगे, ये पॉइंट्स तभी तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे ना, क्योंकि इफ़ेक्ट्स नहीं तुमने पढ़े. इफ़ेक्ट्स में ये होता है कि इसके इफ़ेक्ट्स से तुम भी परेशान हो सकते हो. तो इसीलिए ऐसी जगहों पर ना खड़ा हो जहाँ पर धुआं निकल रहा है. यानी कि जब तुम कुछ जला रहे हो तब तो धुआं निकलना ही है. हमने पढ़ा भी ना कि स्मोक प्रोड्यूस होती है, और स्मोक ही तो कंबाइन करके स्मोक बनाती है, और वो स्मोक बहुत डेंजरस है. तो स्मोक से बचने के लिए स्मोक से बचो. स्मोक से बचने के लिए तुम जहाँ सब्सटेंसेस जला रहे हो वहाँ ज़्यादा देर तक खड़े ना रहो, और डॉक्टर्स के एडवाइस पर ऐसे इंजेक्शन्स ले लो जिससे तुम स्मोक फ्लू से बच पाओगे. फिर तुम सोने से पहले गागल करो, सो दैट जो तुम्हारे पास डर्ट्स तुम्हारे थ्रोट या रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है वो निकल जाए. अगर वो डस्ट निकल जाएगी तो अल्टीमेटली स्मॉग के चांसेस तुम्हें तो अफेक्ट नहीं करेंगे. फिर प्लांट्स को प्लेस करो अपने आसपास, सो दैट वहाँ पे हवा जो है वो क्लीन हो. हवा क्लीन होगी तो अल्टीमेटली स्मोक के कोई चांस नहीं है. स्मोक नहीं होगी तो स्मॉग नहीं होगी, अगर स्मॉग नहीं होगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा. ठीक है, फिर मास्क का यूज़ करो. मास्क का यूज़ करोगे तो अल्टीमेटली स्मोक इन सब से बच कर रहोगे, और अगर तुम इन सब से बच कर रहोगे तो तुम स्मोक से बच कर रहोगे. स्मोक से बच कर रहोगे तो भाई बहुत कुछ हो सकता है. स्मोक से क्यों बचना है, क्योंकि पढ़ो स्मोक के इफेक्ट. ये पढ़ोगे ना जब तुम स्मोक के इफेक्ट, तो तुम्हें पता लगेगा कि स्मोक से हमें बचना है भाई सबसे पहले, बाकियों को तो बाद में, हमें सबसे पहले बचना है. क्यों, क्योंकि स्मॉग
कफिंग कॉज करती है, इरिटेशन कॉज करती है, एस्थमा जैसी कंडीशंस कॉज करती है जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, कुछ डिफेक्ट्स क्रिएट कर सकती है। फिर कई बार क्योंकि स्मोक में धुआं हो जाता है, डर्टी एयर, तो आपको दिखता नहीं है रास्ते में क्या है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। फिर रिकेट्स एक प्रॉब्लम है, ये हो सकती है लोगों को, इसलिए स्मोक से बच के रहो। फिर ये अगर हमें इफ़ेक्ट कर रहा है तो प्लांट को भी इफ़ेक्ट करेगा और अल्टीमेटली ये एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करेगा। दिस वॉज और फर्स्ट पॉइंट रह गया। ये एफिजीमा, एस्थमा, ये मतलब ये सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी कॉज कर सकते हैं। अब एफिजीमा क्या है, एस्थमा क्या, मैं इन सबको डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट सिंपल याद रखो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। तो स्मोक से बचना है सो दैट तुम इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बच पाओ। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचने के लिए तुम क्या यूज़ कर सकते हो, मास्क का यूज़ कर सकते हो। कोविड के टाइम पे सबसे अच्छी चीज़ जो आप लोग सीखी है, यूज़ ऑफ मास्क। इनिशियली कोविड के टाइम पे बहुत दिक्कत आती थी ना मास्क पहनने के लिए, बट वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स या 35 मिनट्स में हमारा स्मोक खत्म हुआ, बिकॉज 50 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई अभी, तो 15 मिनट हमने काफ़ी बातें की हैं आज, तो इसलिए। या अब डेजर्टिफिकेशन देखते हैं। अब मैं स्मोक की ना शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँगी, बट मैं अभी भी रिवाइज़ करवाती हूँ पूरा का पूरा स्मोक, और एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूँगी, तो तुम्हें और क्लैरिटी हो जाएगी। तो स्मोक क्या पड़ा, प्लीज़ एक बार रिकैप करते हैं। कहीं तो रिकैप करें, मैंने रिकैप के लिए जो पेज लाया था उसका यूज़ कर लिया। चलो इसी पेज पे तुम्हें रिकैप करवाती हूँ मैं, पेन चेंज कर लेती हूँ। तो हमने स्मोक पढ़ा, हमने बोला स्मोक जो है वो एक एयर को गंदी करने वाली चीज़ है जो स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बनता है। फॉग क्या होता है, फॉग एक थिकर क्लाउड पार्टिकल होता है, और स्मोक क्या है, स्मोक एक प्राइमरी पल्यूटेंट है। अब स्मोक जो होता है वो नाइट्रोजन और सल्फ़र के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, या सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फ़र से बन सकता है। सिर्फ नाइट्रोजन और सल्फ़र से बनता है, कॉम्बिनेशन से नहीं बनता है। अगर आपके स्मोक में नाइट्रोजन होगा तो उस स्मोक को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मोक, और अगर आपके स्मोक में बच्चों सल्फ़र होगा तो उस स्मोक को हम बोलेंगे लंदन स्मोक। तो सल्फरस स्मोक और नाइट्रोजनस स्मोक में क्या डिफरेंस होता है, सल्फर स्मोक के बीच में सल्फर होता है, नाइट्रोजनस स्मोक के अंदर नाइट्रोजन होता है। सल्फर स्मोक लंदन में बनी हुई है और नाइट्रोजनस स्मोक लॉस एंजल्स में बनी हुई है। फर्स्ट टाइम बांधेगी। सल्फर स्मोक को हम इंडस्ट्रियल स्मोक भी बोलते हैं और नाइट्रोजनस स्मोक को हम फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। सल्फर स्मोक जो है वो इंडस्ट्रीज से निकलती है, तो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स में हम इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को अच्छे से यूज़ करें। और नाइट्रोजनस स्मोक जो होती है वो लाइट की जब इंट्रैक्शन कुछ केमिकल से होती है, केमिकल्स लाइक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, केमिकल्स लाइक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो बनता है। फिर सल्फर स्मोक का कलर एक डिफरेंस आ जाता है, फिर ये थोड़ी कोल्डर होती है, थोड़ी वार्मर होती है। सो दिस वॉज ऑल। अब मैंने इन सब में तुम्हें ये भी चीज़ें बताई कि फॉग क्या है, मिस्ट क्या है, स्मोक क्या है, और ये पोल्यूटेंट। तो हो सकता है किसी को ये वाला एक पेज, ये वाला दूसरा और तीसरा, ये 3 पेज समझ ना आए हो, कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में करवाया हूँ मैं, वहीं के पेजेस मैंने लाए हैं। आइए अब पढ़ते हैं डेजर्टिफिकेशन। सो डेजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो या इसके नाम में आ रहा है डेजर्ट और इफिकेशन, वट एवर, जस्ट अंडरस्टैंड डेजर्टिफिकेशन का मतलब। डेजर्टिफिकेशन का सिंपल एक मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है ना बच्चों जिसमें तुम्हारी जो एक लैंड है वो ड्यू टू वेरिएबल रीज़न ड्राई होते रहती है और ड्राई होकर डेजर्ट में कन्वर्ट होती है। डेजर्ट क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मैंने तुम्हें पिक्चर में लाया हुआ है, एकदम आप देख रहे हो ड्राई सा, बिल्कुल सूखा, अकाल, जिसको काल तो नहीं बोलूँगी बट सूखा, एकदम सूखा लग रहा है, इतनी देर से यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है, ना कोई वेजिटेशन हुई है ना कुछ, एकदम सीवियर से क्रैक्स आ गए हुए हैं, है ना। तो डेजर्टिफिकेशन मतलब डेजर्ट बनना, एक लैंड थी जिसका डेजर्ट बनना। राजस्थान में जो डेजर्ट्स हैं, क्या हम उन्हें डेजर्टिफिकेशन की एग्जांपल देंगे? नो, दे आर नॉट डेजर्टिफिकेशन, बिकॉज वहाँ पे डेजर्ट्स ऑलरेडी थे। बट मान लो आपके घर के आसपास कोई लैंड है और वो लैंड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गई है, डेजर्ट जैसी बन गई है, तो दैट इज़ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसी लैंड पर डेजर्ट बनना जो लैंड पहले प्रोडक्टिव थी, ऐसी लैंड पर डेजर्टिफिकेशन बनना इज़ अ डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस। अच्छा, डेजर्ट से याद आया कि मुझे बताओ राजस्थान वाली जो लैंड होती है उसमें कौन सी सॉइल होती है, ये भी हमने सॉइल के चैप्टर में पढ़ा हुआ है।
अच्छा, तो डेजर्टिफिकेशन एक टाइप होता है जिसमें, अच्छा, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रेजुअल लैंड डिग्रेडेशन। तुम्हारी लैंड खराब होती है। एक लैंड जो फर्टाइल थी, अब वो फर्टाइल लैंड एकदम एरिड डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। मतलब अच्छी खासी हरी पीली फर्टाइल लैंड तुम्हारी डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। अब एक फर्टाइल लैंड तुम्हारे डेजर्ट में कन्वर्ट हुई, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? हो सकता है दैट देयर आर सर्टेन नेचुरल प्रोसेसेस, देयर आर सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ डेजर्टिफिकेशन। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, और नहीं लिया तो प्लीज़ बैक करके ले लीजिएगा। अब इसके कॉस्ट, तो ये जो हमने बोला कि फर्टाइल लैंड एक डेजर्टिक लैंड में कन्वर्ट होगी, उसका कॉस्ट क्या है वो तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। बट पहले थोड़ी और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देखते हैं। कॉन्सेप्ट पता होगा, डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन खुद से बना लोगे, मार्क्स मिल जाएंगे। बट एक बार मैं तुम्हें लैंग्वेज दिखा रही हूँ। तो ये डेजर्टिफिकेशन की लैंग्वेज दी हुई है, जिसमें बोला है कि ये एक लैंड डिग्रेडेशन है जिसके अंदर तुम्हारी एक लैंड का एरिया एरिडिक एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। एरिड मतलब वो जो डेजर्टिक पार्ट है, राजस्थान में तुम्हें एरिड रीजन्स के लैंड बनेंगे। मतलब वो अपनी एरिड मतलब हो गया एकदम सूखी लैंड जिसमें ना कोई वेजिटेशन है, पानी वानी भी नहीं है, ठीक है। फिर एक डेफिनेशन दी हुई है कि डेजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फर्टाइल लैंड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो ये तो आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। फिर एक और डेफिनेशन दी हुई है कि डेजर्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर तुम्हारी लैंड डिग्रेड हो जाती है। अब ये कोई भी तरह की लैंड हो सकती है, और ये लैंड डिग्रेड होकर होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन ह्यूमन एंड सर्टेन क्लाइमेटिक फैक्टर। तो डेजर्टिफिकेशन के फैक्टर ह्यूमंस भी हैं, नो डाउट, बट देयर आर सर्टेन अदर विच इज़ योर नेचुरल फैक्टर। जैसे कि मान लो कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया। अब मैं हर एक फैक्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं लाई कि ये फैक्टर क्यों हुआ, उसको मैं बोलूँगी आपको, ठीक है। अब आप उसको खुद लिख लेना, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स में हो सकते हैं आपके नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब सोचो पहले कि नेचुरल डिज़ास्टर से आखिर कैसे तुम्हारी एक लैंड डेजर्ट बन सकती है। देखो, नेचुरल डिज़ास्टर से होता क्या है। नेचुरल डिज़ास्टर में हम एग्जांपल लो ड्रॉट की। ड्रॉट एक ऐसी कंडीशन होती है व्हेन देयर इज़ नॉट एट ऑल वाटर। तो मान लो तुम्हारी एक ऐसी लैंड पर तुम रह रहे हो जहाँ पानी ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर पानी ही नहीं होगा तो उस लैंड पर तुम कोई फार्मिंग नहीं कर सकते, कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो फॉर फार्मिंग प्रैक्टिसेस यू रिक्वायर वाटर। बिकॉज एग्रीकल्चर में तुम्हारा एक प्रोसेस आता है इरिगेशन का। इरिगेशन में तो बहुत पानी लगता है। तुम्हारे पास कोई पानी ही नहीं है तो तुम उस लैंड पर कुछ ग्रो ही नहीं कर सकते। जो तुम राजस्थान जैसे लैंड की बात करते हो ना, वहाँ पर पानी होता है, बट नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से तुम्हारी लैंड में कोई पानी नहीं है, तो तुम वहाँ तो कुछ ग्रो ही नहीं कर सकते। जब तुम किसी चीज़ की ग्रोथ ही नहीं करोगे, कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करोगे तो वो पड़े पड़े ख़राब हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे पास कोई लैंड थी और अब तुम उस लैंड पर कोई वेजिटेशन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ रीज़न दैट देयर इज़ नो वाटर विच इज़ बिकॉज ऑफ सर्टेन नेचुरल डिज़ास्टर, देन यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग ओवर ऑन दैट लैंड, एंड व्हेन यू विल नॉट यूज़ एनी पीस ऑफ लैंड, इट विल डिग्रेड। सो दैट्स हाउ एक लैंड नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर आ जाती है, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर होने की वजह से उस लैंड पर कोई इरिगेशन, कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुई, एंड अल्टीमेटली वो पड़ी पड़ी ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ क्लाइमेट वेरिएशन। अब क्लाइमेट से डेजर्टिफिकेशन कैसे? तो पहली बात, जो क्लाइमेट वेरिएशन है ना, दैट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। हाउ? देखो, जैसे जैसे तुम्हारे गर्मियाँ बढ़ेंगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वार्म एरिया हो जाएगा। देखो, हम क्लाइमेट में एग्जांपल ले रहे हैं वार्मर क्लाइमेट का। तो जैसे गर्म गर्म क्लाइमेट होगा तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं पानी ख़त्म होने के, बिकॉज जितना ज़्यादा गर्मी वहाँ पे पानी उतना कम, ठीक है। तो ड्रॉट पड़ सकता है। तो उस ड्रॉट की वजह से, तो अभी हम डिस्कस करके आए, तुम्हारी लैंड को कितनी कम
टाइम में वो डेजर्ट में कवर हो सकती है। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लाइमेट वेरिएशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू नेचुरल डिज़ास्टर लाइक ड्रॉट। ठीक है, अगर क्लाइमेट वेरिएशन में ऐसा क्लाइमेट वेरिएशन हुआ कि बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो बहुत गर्मी पड़ने की वजह से तुम्हारे पास ड्रॉट जैसी कंडीशन हो सकती है, और उस ड्रॉट जैसी कंडीशन की वजह से तुम्हारी लैंड ख़राब हो सकती है। और बहुत गर्मी बढ़ने की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। तो सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में भी हमने एक रीज़न देखा था, गर्मी पड़ना, इस काइंड ऑफ इट्स कॉज है ना, सब कनेक्टेड होते हैं। अगला है तुम्हारे पास डिफॉरेस्टेशन। अब ये नेचुरल हो गए ख़त्म, अब तुम्हारे पास आ रहे हैं सारे ह्यूमन फैक्टर्स। सबसे पहले, अब मैंने देखो इनको एक्सप्लेन तुम्हें कर दिया विद द हेल्प ऑफ ड्रॉट, बट लिखा नहीं, तो ठीक है वो तुम खुद से लिख लेना। सबसे पहले पढ़ते हैं आप कॉज बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस, तो कई बार वो ह्यूमंस नहीं लिखेंगे, एंथ्रोपोजेनिक लिखेंगे। सबसे पहले तो क्लाइमेट राइजेस, क्लाइमेट वेरिएशन में कवर हो जाता है। फिर अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का क्या मतलब हो गया, कैसे अर्बनाइजेशन तुम्हारी डेजर्टिफिकेशन कर सकती है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि तुम्हारे एरिया को अर्बन, देखो अब इसको पहले समझने के लिए ना मैं कुछ लिखवा नहीं रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ, प्लीज़ सुनो। एक होता है रूरल एरिया, एक होता है अर्बन एरिया। तुम जब रूरल साइड्स जाते हो, गांव वाली साइड्स जाते हो, देयर आर सो मैनी ओपन प्लेसेस जहाँ पर तुम्हारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो रही होती है। बट अगर तुम शहर में रहते हो तो तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पर तो भाई देयर यहाँ पर तो मैक्सिमम जगह पे बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पर तुम्हारे पास उस पीस ऑफ लैंड के अंदर या तो बड़ी बड़ी कुछ मॉल्स हैं या कुछ भी एरिया खुले हुए हैं, मतलब एक खेती बाड़ी वाली ज़मीन तो यहाँ पर है ही नहीं। तो अगर तुम अपने कोई प्लेस में अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ला रहे हो, मतलब तुम गांव जाओगे ना, शायद तुम्हें एक पॉइंट के लिए गांव में ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, ऑफ तुम्हें वहाँ पे शायद कोई मॉल नहीं दिख रहा, तुम्हें गांव में तुम्हें कोई शायद मूवी थिएटर नहीं दिख रहा, बिकॉज वहाँ पर क्या करा हुआ है, जो लैंड है ना, उस लैंड को फार्मिंग के लिए कंजर्व रखा गया है। लेकिन वो जगह जहाँ पर तुम्हारी लैंड को फार्मिंग के लिए कंजर्व ना रखा जाए और उसकी जगह अर्बनाइज्ड कर दिया जाए, मतलब जैसे सिटीज़ में होता है कि मॉल है, ये सब चीज़ें ला दी जाती हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अर्बनाइजेशन। तो मान लो तुम गांव वाली साइड जा रहे हो, वहाँ पर भी जो लैंड थी, उस लैंड में तुमने बोला कि हमें भाई मॉल चाहिए, वो अर्बनाइज्ड थॉट आ गया तुम्हारे दिमाग में कि हमें लैंड चाहिए, तो उस लैंड के चक्कर में तो वहाँ की लैंड तो खेती बाड़ी के लिए तुम यूज़ ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहाँ तुमने मॉल खोल दिया। सो अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के चलते कई जगहों पर जो सिंपल लैंड है, उस सिंपल लैंड को यूज़ कर लिया जाता है फॉर मेकिंग इंडस्ट्रीज़, फॉर मेकिंग मॉल्स, सो दैट वो सिटी जैसा लग पाए। तो और उसके चक्कर में तुम्हारी वो लैंड में डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है, और जब तुम उस लैंड में डिफॉरेस्टेशन करते हो तो अल्टीमेटली वेजिटेशन नहीं रहती है, दैट इज़ डेजर्टिफिकेशन इटसेल्फ। आप समझ में आया। तो इसके साथ पहला पॉइंट भी कवर हो गया, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन भी डेजर्टिफिकेशन लाता है, बिकॉज डिफॉरेस्टेशन मतलब तुम उस लैंड से प्लांट को काट रहे हो। जब तुमने उस लैंड से ट्रीज वेजिटेशन काट दी तो अल्टीमेटली वो लैंड एक बंजर ज़मीन बन जाएगी, जिसमें तुम क्या करोगे। अगला पॉइंट होता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग कैसे डेजर्टिफिकेशन करता है, इसकी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगी, पर पहले तुम बाकी पॉइंट्स को देखो। सॉइल इरोजन, देखो सॉइल इरोजन का मतलब क्या, एक लैंड थी, उस लैंड पे सॉइल था, मान लो बहुत तेज़ विंड आई, सॉइल इरोजन में हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, तो बहुत तेज़ विंड आई, उससे पूरी सॉइल हट गई, पूरी सॉइल ही वहाँ से चले गई, तो वो एक बंजर ज़मीन बन जाएगी, अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन। फिर अनसस्टेनेबल लैंड यूजेस का क्या मतलब है, देखो एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर ना इंडिगो की प्रोडक्शन कर रहे थे, मैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे लेके जा रही हूँ, इंडिगो की प्रोडक्शन करनी थी। तो इंडिगो के प्रोडक्शन के दौरान क्या किया, इंडिगो प्लांट को ग्रो किया। अब जिस लैंड में इंडिगो प्लांट ग्रो करते हैं ना, तो अल्टीमेटली उस इंडिगो प्लांट के ग्रोथ की वजह से क्या होता है, तुम्हारी वो जो लैंड है तुम दोबारा उसको यूज़ नहीं करते, बिकॉज इंडिगो इतना हार्मफुल केमिकल है कि जब उसको आप ग्रो कर रहे हो अपनी ज़मीन पर, वो तुम्हारी सॉइल की फर्टिलिटी सारी लूज़ कर देगा। सो अल्टीमेटली सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ कर दी, अब वो सॉइल दोबारा कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाएगी एक्सेप्ट इंडिगो इटसेल्फ। तो वो एक डेजर्टिफिकेशन का ही कॉज हुआ, वो लैंड जो फर्टाइल थी वो अब इनफर्टाइल हो गई, दैट इज़ व्हाट डेजर्टिफिकेशन इज़। इनफर्टाइल क्यों हुई, बिकॉज तुमने उस लैंड पर इंडिगो का ग्रो किया। सो इंडिगो ग्रोथ इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। सो तुमने लैंड को अनसस्टेनेबल तरीके से यूज़ करा, मतलब लैंड को तुमने सोच समझ कर यूज़ नहीं करा,
अनसस्टेनेबल मतलब कि इस तरीके से यूज़ किया कि तुमने अभी के लिए निकाला काम, बाद के लिए कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हें इंडिको चाहिए था, तुमने अभी के लिए इंडिको को ग्रो किया, लेकिन बाद में क्या होगा ये तुमने सोचा ही नहीं। तो दैट इज़ अनसस्टेनेबल वे ऑफ यूजिंग द लैंड। ऑल दो जो इसकी इंडिको की एग्जाम्पल है, जस्ट मेरे दिमाग में क्लिक करी और मैंने बनाया। सो मेरा कंटेंट प्री प्लान नहीं होता है। देखो मैंने भी तो सिर्फ लिखा था, ये इमेज लाई और लिख के लाई, पीपीटी बनाने में किया मैंने थोड़ा मेहनत, बट अचानक से एग्जाम्पल याद आ गया। तो यही होगा तुम्हारे साथ पेपर्स में भी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज। आई होप आई हैव गिवन जस्टिस टू दिस फिगर। अब बढ़ते हैं ओवरग्रेजिंग कैसे डेजर्टिफिकेशन का कॉज है। ये मेरे दिमाग में, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत रिसर्च करा पर ओवरग्रेजिंग का पॉइंट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बुक्स पे भी बहुत ही टॉक्सिक तरीके से लिखा हुआ है कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो मैंने निकाला, फाइनली AI बाबा की हेल्प ली और इससे मुझे पता लगा कि ओवरग्रेजिंग से क्या होता है। ओवरग्रेजिंग, देखो एक गोट है, लेट्स सपोज वो ग्रास खा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो उस लैंड से बहुत ज़्यादा ग्रास खाएगी तो अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ग्रेजिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट उस ग्रेजिंग को बहुत ज़्यादा करना, मतलब बहुत बार तुम एक चीज़ को खा रहे हो फ्रॉम द सेम पार्ट, दैट इज़ ओवरग्रेजिंग। दैट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज ओवरग्रेजिंग से क्या है कि मान लो ये मेरा पार्ट है, इस पर ग्रास लगे, तुमने 1 ग्रास खाया, 2 ग्रास खाया, 3 ग्रास खाया, 4 ग्रास खाया, 5 खाया, 6 खाया, ऐसे किया। तो मान लो एक पॉइंट पे गोट ने बहुत ज़ोर लगाकर उस ग्रास को निकाला तुम्हारे उस ज़मीन के पार्ट से, इतना ज़ोर लगाया कि तुम्हारा वहाँ का सॉइल का पार्ट ही इरोड हो गया, मतलब हट गया। तो वो ओवरग्रेजिंग हुई। एंड ये ओवरग्रेजिंग बहुत ख़तरनाक होती है। मतलब उस ओवरग्रेजिंग के चलते उस गोट ने या उस कैटल ने तुम्हारे वाहन से एक लैंड का पार्ट ही हटा दिया, और लैंड ही हट गई, सॉइल इरोजन कर दिया। सो कहीं ना कहीं ओवरग्रेजिंग कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो, एंड ओवरग्रेजिंग कैन लीड टू सॉइल इरोजन ऑल्सो। हमने सॉइल इरोजन में पढ़ा है कि सॉइल इरोजन का एक कॉज होता है ओवरग्रेजिंग। कि कई बार कोई कैटल इतनी बार उस पार्ट से खाना खाएगी, ग्रास खाएगी, कोई ग्रीन चीज़ खाएगी कि वो लैंड का पार्ट ही वहाँ से इरोड अवे हो जाए। और जब लैंड का पार्ट वहाँ से इरोड अवे हो जाता है तो वो ओवरग्रेजिंग की वजह से सॉइल, मतलब ओवरग्रेजिंग कैन लीड टू सॉइल इरोजन। द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इसको थोड़ा इमेजिन करो। और अल्टीमेटली वो सॉइल इरोजन डेजर्टिफिकेशन करेगा। जस्ट पढ़ के आए कि डेजर्टिफिकेशन का एक कॉज सॉइल इरोजन है, और सॉइल तो कहीं ना कहीं जो कॉजेज तुम्हारे सॉइल इरोजन के है ना, वो तुम्हारे डेजर्टिफिकेशन के कॉज भी है। दैट्स हाउ इन ईवीएस थिंग्स आर कनेक्टेड। ये शायद तुम फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में नहीं समझ पाते, बट सिंस तुम्हारा ईवीएस का सिलेबस एंड हो गया है तो तुम समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। जो 7 चैप्टर है ना, उसमें भी तुम ये चीज़ें कनेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज 7 चैप्टर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द chapters which we have discussed. That's somehow related to politics, that's somehow related to SST वाला पार्ट, ठीक है। सो तुम्हारी ओवरग्रेजिंग से कई बार सॉइल का पार्ट ही हट जाएगा। तो एक तरीका ये हुआ, हम समझ सकते हैं कि हाउ ओवरग्रेजिंग कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन। दिस इज़ द वन वे। दूसरा पार्ट ओवरग्रेजिंग की, तो ये सारे ग्रास हट जाएंगे, तो ओवरग्रेजिंग से तुम्हारी वेजिटेशन चले गई और अल्टीमेटली सॉइल का पार्ट पे कुछ भी नहीं है, वो बैरन पार्ट पड़ गया। तो अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ ओवरग्रेजिंग कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि ओवरग्रेजिंग से तुम्हारी सॉइल इरोजन हो सकती है। और तुम क्या लिखोगे, ओवरग्रेजिंग कैन लीड टू सॉइल इरोजन बिकॉज ओवरग्रेजिंग, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, ओवरग्रेजिंग कैन लीड टू डेजर्टिफिकेशन बिकॉज ओवरग्रेजिंग कैन कॉज योर सॉइल इरोजन, प्लस दैट ओवरग्रेजिंग कैन इरोड योर वेजिटेशन। तो ओवरग्रेजिंग से सॉइल इरोजन हो सकता है और उस सॉइल इरोजन की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। ओवरग्रेजिंग से तुम्हारी वेजिटेशन हट सकती है और उस वेजिटेशन हटने की वजह से तुम्हारे पास डेजर्टिफिकेशन हो सकती है। लास्ट 3 स्लाइड्स, लेट मी हैव वाटर, लेट्स। सो अब डेजर्टिफिकेशन के इफेक्ट्स पढ़ते हैं। पहली बात तो डेजर्टिफिकेशन से हमने क्या बोला कि एक फर्टाइल लैंड इनफर्टाइल फर्टाइल हो गई। जस्ट अ मिनट, या ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो हो गई है हमारी, बिकॉज इट्स बीन 1 आवर 10 मिनट्स आई एम रिकॉर्डिंग इट। 1 आवर 10 मिनट्स। स्टार्टिंग के 15 मिनट अगर मैं निकाल दूँ जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रही थी या बातें कर रही थी, तो मेरा ऑलमोस्ट ये 10 मिनट्स में हटा दो तो 55 मिनट्स
तक तो मैंने सही पढ़ा लिया है अभी तक। अभी 5 मिनट और लगेंगे चैप्टर को ख़त्म करने में, तो इट्स 1 आवर की वीडियो, अगेन 3 घंटे की वीडियो आई है आपके पास। प्लीज़ इस पर जस्टिस करिएगा। चलिए इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। सॉइल थी, सॉइल इनफर्टाइल हो सकती है, ऑब्वियस है ना। एक डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन में ही हमने ये चीज़ पढ़ा कि डेजर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर द फर्टाइल लैंड बिकम इनफर्टाइल, वेयर द फर्टाइल लैंड बिकम्स ड्राई। मतलब इनफर्टाइल बन रही है, मतलब वो फर्टाइल हेयर का मतलब देखो, जैसे ह्यूमंस में फर्टिलिटी का क्या मतलब है कि उस फर्टिलिटी की वजह से दे कैन ग्रो, दे कैन दे कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, दे कैन मेक चिल्ड्रन। ऐसे यहाँ पर फर्टाइल का मतलब है कि लैंड भी ना, एक लैंड भी ना अपने ऊपर से क्रॉप्स को ग्रो करती है। वो वेजिटेशन इज़ लाइक द चाइल्ड फॉर दैट लैंड। तभी तो हम बोलते हैं ना धरती माँ, तो उस माँ से बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, विच इज़ प्लांट, विच इज़ क्रॉप। और वो फर्टिलिटी है जब वो लैंड एक क्रॉप को ग्रो कर रही है, तो दैट मीन्स कि वो फर्टाइल है। बट जब वो ग्रो नहीं कर पाती, जिसके बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकते हैं, तो दैट इज़ इनफर्टाइल। और एक रीज़न उसमें होता है सॉइल इरोजन या डेजर्टिफिकेशन। मतलब सॉइल इरोजन बोल दो, सॉइल इरोजन तो डेजर्टिफिकेशन होती है, वो बोलो, तो अगेन इंटरकनेक्टेड है। चैप्टर 3 में ये चीज़ समझाती ना, आप समझ नहीं पाते, बट अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आपकी ईवीएस एंड पे आप समझ पाओगे। फिर तुम्हारी वेजिटेशन डैमेज हो सकती है। फिर पॉवर्टी, स्टार्वेशन, फेमाइन, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो तुम्हारी डेजर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। स्टार मान लो किसी के पास है ही नहीं इतने पैसे कि वो क्रॉप को ग्रो कर पाए, वो सीडलिंग को लगा पाए, तो वो लगाएगा ही नहीं। और वो जब वो नहीं लगाएगा तो उस पर कुछ ग्रो ही नहीं होगा, उस पर कुछ वेजिटेशन ही नहीं होगी, वो ज़मीन बहुत देर तक ऐसे ही पड़ी रहेगी, है ना। तो वहाँ पे हो नहीं पाएगा कुछ भी। ऑल्दो एक फार्मिंग होती है ऐश स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसमें तो हम खुद कुछ टाइम के लिए ज़मीन को, ऐसा नहीं है कि आप एक ज़मीन को बिल्कुल ही कुछ ग्रो नहीं करोगे तो वहाँ पर वो डेजर्टिफिकेशन में बदल जाएगी। कई बार कुछ पर डिपेंड्स अपॉन योर टाइम फ्रेम ऑल्सो। डेजर्टिफिकेशन में आप, ऐसा नहीं है 6 महीने तक मैंने किसी लैंड पे कुछ ग्रो नहीं करा तो वो डेजर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल है, नो। बहुत टाइम पीरियड के लिए आप कुछ ग्रो नहीं करोगे, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डेजर्टिफिकेशन। अब जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में भी लगभग 6 महीने का टाइम रहता है जिसमें आप एक ज़मीन को छोड़ देते हो सो दैट वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करे। तो वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन नहीं होगा, वहाँ पर तो उल्टा जानबूझकर छोड़ा जाता है सो दैट आपकी फर्टिलिटी लैंड रीगेन करे। समझ रहे हो? सो इट वेरीज। तो अगर आपके पास पॉवर्टी है और उस पॉवर्टी की वजह से मतलब गरीबी है, आप बहुत देर तक सीडलिंग्स नहीं लगा रहे हो, सो दैट्स डेजर्टिफिकेशन। फिर कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आपका डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन का इफ़ेक्ट है। मतलब एक जगह पर बहुत देर से कुछ ग्रो नहीं हो रहा है तो वो डिज़ास्टर रेस्ट कंडीशन ला सकता है और सॉइल तो आपकी ख़राब होगी। अब देखो जब डेजर्टिफिकेशन हो गया, मतलब एक लैंड में जब बहुत देर से कुछ ग्रो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कोई रहने का मतलब ही नहीं है, तो वहाँ से फिर माइग्रेशन करते हैं लोग एंड अल्टीमेटली वो लैंड एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है, वहाँ से चले जाती है और वो एक्सटिंक्ट हो जाती है और वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और उस लैंड पर जितने भी स्पीशीज़ रह रहे थे वो वहाँ से चले जाते हैं। सो वो जो सिविलाइजेशन थी, मतलब दो कम्युनिटीज़ आपस में कनेक्टेड थी क्योंकि वो उस लैंड पर रह रही हैं, वो सिविलाइजेशन कोलैप्स है। आप इमेजिन करो ना, आप एक स्कूल में थे, 50 बच्चों की क्लास थी, अब आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी तो आप सारे बच्चे अलग अलग हो जाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपकी स्कूलिंग जो मेन चीज़ आपको जोड़ती थी वही नहीं है। अब स्कूल आपका चला गया बिकॉज आपकी 12th ख़त्म होगी वट एवर, तो आप आगे आपकी आपकी जो फ्रेंडशिप थी उनका कोलैप्स हो जाएगा बिकॉज आप आगे आगे माइग्रेट कर जाओगे। सो दीज आर द इफ़ेक्ट्स। प्रिवेंट कैसे करते हैं? हमने एक कॉज में पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, तो एफॉरेस्टेशन अपोजिट प्रिवेंट करो। एफॉरेस्टेशन क्या, मैं नहीं समझाऊंगी, इस पॉइंट पे नहीं समझाना है। अब कई बार क्या होता है वाटर लॉगिंग की वजह से आपकी मतलब वाटर रुक जाता है, तो उसकी वजह से ना हमने पढ़ा हुआ है एक चैप्टर पे, सॉइल डिग्रेडेशन के चैप्टर था शायद वो 3rd या 4th चैप्टर, कि वाटर रहता है और अपनी गलीज बनाता है, तो वो गलीज भी आपकी लैंड को ख़राब कर देती हैं। तो वाटर लॉगेशन की वजह से, स्टैग्नेशन की वजह से गलीज ना बने और अल्टीमेटली आपका लैंड ख़राब ना हो और वो डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट ना हो, तो हम
वाटर को मैनेज कर सकते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस वाया विच डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं। सॉइल को फिक्स करो, क्रॉप रोटेशन को करो। क्रॉप रोटेशन जैसे हमने बोलते हैं ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करो। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी रिगेन होती है, तो वो डेजर्टिफिकेशन में नहीं होता। तो वही है, क्रॉप रोटेशन करो। ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है कि क्रॉप रोटेशन, थर्ड या जो भी चैप्टर था वो सॉइल वाला, उस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ कि जैसे अगर आप क्रॉप को, मतलब आप मान लो एक जगह है, वहाँ पर आप लगातार वीट को ग्रो कर रहे हो, तो फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एक बार वीट को कर लिया, फिर अगली बार राइस को कर लिया, फिर वीट को कर लिया, फिर कोई पल्सेस ग्रो कर लिए, तो क्रॉप रोटेशन होता है ये, ठीक है, कि हर एक को चांस दो, इससे भी आपकी फर्टिलिटी क्रॉप सॉइल की बढ़े रहती है, ठीक है। और सॉइल को फिक्स करो, मतलब क्या हुआ कि आप क्या करो, शेल्टर बेल्ट्स जैसे तरीकों को अप्लाई करो। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है कि एक ही रूम में बहुत ज़्यादा ट्रीज अप्लाई कर दी, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट रहेगा, तो अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन भी नहीं होगी। फिर आप कुछ, ये क्या है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एनरिचिंग एंड हाइपर फर्टिलाइजिंग ऑफ सॉइल थ्रू प्लांटिंग। क्या मतलब है, तुम अपने सॉइल को काफ़ी फर्टाइल करो प्लांटिंग करके। ट्रीज़ को प्लांट करना, ये सब गाथा है, ये पूरा पैराग्राफ इस गाथा कि तुम ये प्रोसेस करो, प्लांट मतलब तुम्हें देगा कि ट्रीज़ को प्लांट करोगे, ये होगा ये होगा ये होगा, तो तुम्हारी सॉइल की फर्टिलिटी बची रहेगी, ठीक है। तुम बस मेन पॉइंट्स मार्क करना, तो तुम्हें पेपर में आंसर्स मिल जाएंगे। और कुछ मेजर्स भी हैं, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया जान के, टॉपिक लिया कि हाउ कैन वी प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन, या कई बार आ सकता है तुम्हें क्वेश्चन हाउ कैन वी रिवर्स डेजर्टिफिकेशन। तो रिवर्स डेजर्टिफिकेशन का भी यही मतलब है, प्रिवेंट डेजर्टिफिकेशन, बेसिकली डेजर्टिफिकेशन का उल्टा। कैसे करो, वही सब चीज़ें, वाटर मैनेजमेंट, फिर प्रोटेक्ट करो अपनी वेजिटेशन कवर को, फिर ग्रेजिंग लैंड के वक्त थोड़ा ध्यान रखो, बिकॉज हम जानते हैं ओवर ग्रेजिंग से डेजर्टिफिकेशन होता है। फिर तुम कुछ टेक्नोलॉजीज़ में चेंज लाओ, मतलब तुम पुराने तरीके तो रखो, पर थोड़े नए तरीके भी लाओ। नए तरीके भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, हर एक मॉडर्नाइज चीज़ ख़राब नहीं होती। फिर तुम ट्रेडिशनल लैंड यूज़ पे कम्प्लीटली डिपेंड ना रहो, और कुछ और तरीके भी लाओ लाइवलीहुड के लिए, बिकॉज कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड है कि एग्रीकल्चर से उनके पास पैसे आएंगे, तो वो एक ही लैंड पे बार बार एग्रीकल्चर करते हैं, एक ही चीज़ की, एक ही तरीक़ों की। तो ऐसा मत करें। जैसे हमने बोला ना कि तुम्हारी लैंड को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की ज़रूरत भी होती है, मतलब समझो, जैसे हर टाइम तुम पढ़ते रहोगे, तुम नहीं पढ़ पाओगे। एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहाँ पर तुम्हें रेस्ट चाहिए होगी, एंड इसीलिए तुम्हारे जब तुम्हें संडेज़ के ऑफ मिलते हैं, ऑल्दो फॉर कॉम्पिटिटिव देयर आर नो संडेज़ ऑफ, आई अंडरस्टैंड, बट बीच में तुम्हें छुट्टियाँ मिलती हैं, सो दैट तुम थोड़ी रेस्ट ले पाओ। ऐसे ही तुम्हारी लैंड को भी ना रेस्ट चाहिए होती है, और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कि तुम ग्रो कर रहे हो, अब तुम्हारी लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई है, तो उसको फर्टिलिटी को रीस्टोर करने के लिए उसको तुम छोड़ दो वैसा ही, सो दैट वो दोबारा उस चीज़ को रीस्टोर करे। ऐसे ही तुम्हें भी रीस्टोर करने के लिए ब्रेक्स चाहिए, सो टेक ब्रेक्स। तो ऐसे ही तुम अपनी लैंड को भी करोगे। बट मान लो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एक ही लैंड है और उसके पास एक ही ऑक्यूपेशन है विच इज़ फार्मिंग, तो वो पूरा टाइम साल के हर सीज़न फार्मिंग करेगा, तो 12 महीने उसकी लैंड यूज़ होते रहेगी। और जब 12 महीने उसकी लैंड यूज़ होते रहेगी, तो वो भला कैसे अपनी लैंड को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करवा पाएगा, भला कैसे वो अपनी लैंड को छुट्टी दे पाएगा। और अगर उसने अपनी लैंड को वेजिटेशन से छुट्टी नहीं दी, तो उसकी लैंड तो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगी। तो इसीलिए उस पर्सन को एडवाइस किया जाता है कि तुम फार्मिंग के अलावा एक छोटा मोटा प्रोफेशन साथ में कुछ और भी रखो, सो दैट तुम्हारी लाइवलीहुड डिस्टर्ब ना हो। और मान लो 3 महीने तुमने अपनी लैंड पे कुछ ग्रो करवाया, अब तुमने उसको 1 महीने की रेस्ट दे दी, और उस 1 महीना तुम्हारा काम, तुम्हारे घर पे पैसे भी आते रहेंगे, क्योंकि तुम कुछ और प्रोफेशन कर रहे हो। तो ये भी आप एक सजेशन दे सकते हो किसी और को, ठीक है। सो एक मिनट से, ये पॉइंट क्या है, ओके। फिर लास्ट पॉइंट है कि तुम लोकल कम्युनिटीज़ को बताओ कि कैसे डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट किया जाएगा। ये सब बताया जो हमने उसी तरीके से। सो जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ अर्बन अपॉर्चुनिटीज़ दो, सो दैट वहाँ पर वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पाएँ। एंड दिस इज़ हाउ, थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल इसी पोजीशन में मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, जिस जेस्चर में यहाँ पे है बना, थैंक यू। एंड इट्स बीन 120 मिनट, एंड विद दिस, जिसमें 20 मिनट तो 15 मिनट हमने बातें करी, तो लगभग 1 घंटे के
पढ़ना है आपने फोकसली, फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म। बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत डिटेल में समझाया है, इससे बेस्ट क्या समझाती है ना। सो इसी के साथ हमारे 6 चैप्टर आपके क्लास 12th, इसी के साथ हमारे क्लास 12th ईवीएस के 7 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स ख़त्म हो गए। यानी कि आपके हर चैप्टर अगर 10 मार्क्स का आता है, कुछ तो होगा ना, जस्ट मी चेक कितने मार्क्स का है। 10 मार्क्स का आता है ना, तो 60 मार्क्स आपके पास स्टोर हो गए हैं। ट्रस्ट मी, ये जो फर्स्ट 6 चैप्टर बताए हैं ना, इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो जो बताया उसी में से आएगा, उसके बाद एक चीज़ नहीं आएगी। बिकॉज मैंने जो एक एक चीज़ कवर की है जो कभी नहीं आ सकती, मुझे पता है, बट फिर भी कवर की है, सो दैट थोड़ा भी चांस ना दूँ। ऑल्दो मैंने उस पॉइंट पे जब वो चीज़ें कवर करी हैं तो मैंने लिखा है इस टॉपिक को छोड़ दो, इट्स वेरी एडवांस, फिर भी किसी को पढ़ना है तो पढ़ लो। अगर वो कॉम्पिटिटिव का नहीं है और उसको फुल मार्क्स मतलब कभी नहीं आएगी, बट स्टिल पढ़ना है क्योंकि बुक में लिखा है तो पढ़ लो, मैंने ऐसा बताया हुआ है। कॉम्पिटिटिव वालों को तो इतना अतिरिक्त नहीं करना है, उनको जितना बताया होता है वही पॉइंट करना है। आई ऑलवेज ट्राई टू सेव टाइम फॉर एवरी स्ट्रीम ऑफ स्टूडेंट्स। अब सो दिस वॉज ऑल। मैंने कुछ इस तरीके की पीपीटी मतलब से कवर चीज़ें करवाई हैं जिस तरीके की आई वॉन्टेड ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशंस, बट वो होती नहीं थी अवेलेबल। दैट्स वाई आई चूज़ द सब्जेक्ट टू टीच। एंड इसके बाद बस एक चैप्टर और एंड देन ख़त्म फिर वीडियोस का ये सिलसिला फॉर क्लास 12th। आई डोंट नो मैं उससे 7 चैप्टर को शूट कर पाऊँगी या नहीं, बट विल सी, बिकॉज आई एम बीइंग इनकंसिस्टेंट टू दिस चैनल। बहुत कम मतलब बहुत देर बाद शूट करती हूँ, बट हो गया फाइनली इतने इनकंसिस्टेंट वे से भी। तो चैप्टर 6 तक हमारे ख़त्म हो गए हैं। चैप्टर 4 का कुछ पार्ट बचा हुआ है, फिर वो भी ख़त्म है। बट आई हैव रिकमेंडेड यू वन मोर चैनल, Info Adda 333. You can check from them also. They have very crisp video. ठीक है, you can check. It's also good. टॉपिक सर्च करना, चैनल का नाम रखना, बिकॉज उनकी वीडियोस सामने नहीं आएंगी। सो या बट इधर मैंने सारा कवर करवाया है। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ।